हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की थी किसके बारे में भाई? कायरल सेंटर के बारे में ना। किरेल कह सकते हैं ना, किरेल केंद्र के बारे में कि कायरल केंद्र क्या होता है। आ रहा है ठीक ना? कायरल केंद्र क्या होता है मैंने बताया था कि कायरल केंद्र कोई भी sp3 संकरित परमाणु हो सकता है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हो। कायरल केंद्र एक परमाणु होता है और कैसा परमाणु होना चाहिए? sp3 संकरित परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा पूरी हो। ये क्लियर है? आज बात किया जाएगा कि यदि किसी अणु में किरेल केंद्र पाया जाए, यदि किसी अणु में किरेल केंद्र पाया जाए तो वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कि नहीं होगा। प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने का मतलब क्या है? प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने का मतलब है कि वह अणु जिसमें किरेल केंद्र पाया जाएगा वह अणु जो है पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। तो अगर वो लेफ्ट या राइट में घुमा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो आप बोलेंगे कि वह अणु या वह यौगिक प्रकाशिक रूप से क्या है? सक्रिय है। और उस यौगिक को आप क्या बोल सकते हैं? ध्रुवण घूर्णक। क्या बोल सकते हैं? ध्रुवण घूर्णक। मतलब वह पीपीएल के तल को घुमा रहा है। और अगर नहीं घुमा पाएगा तो आप प्रकाशिक असक्रिय कहें या कह सकते हैं ध्रुवण अघूर्णक। ध्रुवण अघूर्णक। ठीक है। तो आपको यहां बताया जा रहा है कि कैसे पता करें कि कोई अणु जिसमें किरेल केंद्र पाया गया है वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कि नहीं होगा। ठीक है। यह तो बहुत टफ फंडा है। किसी अणु को प्रकाशिक रूप से सक्रिय बताने का जो फंडा है वो बहुत टफ फंडा है। लेकिन फिलहाल जानिए, देखिए, देखो यहां नोट, आप इसको किरेल इसका नोट कर सकते हैं। आप नोट लिखो ऊपर, ऐसा ना लिखिए, आप नोट लिखना। बहुत विशिष्ट पॉइंट है ये, बहुत विशेष पॉइंट। क्या है? लिखा गया है कि यदि किसी अणु में किरेल केंद्र उपस्थित हो, यदि किसी अणु में किरेल केंद्र उपस्थित हो, या भाषा इसका क्या है? किसी अणु में किरेल केंद्र उपस्थित होने पर वह प्रकाशिक सक्रिय, मतलब किरेल केंद्र उपस्थित होने पर वह उसके प्रकाशिक सक्रिय होने का आधार नहीं है। मतलब जो किरेल केंद्र है अगर वो है तो जरूरी नहीं है कि वह जो है अणु प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, ऐसा फिक्स नहीं है। ध्यान दें आप, ये रखना कि किसी अणु के प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने के लिए किरेल केंद्र का पाया जाना ये कोई आधार नहीं है कि इसी आधार पे कैटेगराइज किया जाएगा कि अणु प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कि नहीं होगा। इसको बांटने का किरेल केंद्र ही यही जरिया नहीं है। समझ पा रहे हैं? समझिए आप लोग, यही लिखा गया है कि यदि किसी अणु में किरेल केंद्र पाया जाए तो जरूरी नहीं है कि वह अणु प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा ही, ऐसा कहें, या होगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि यदि किसी अणु में एक किरेल केंद्र पाया जाए, अब बहुत सारे के लिए नहीं, यदि केवल एक किरेल केंद्र पाया जाए तो वह अणु प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, यह आप कह दीजिए। अगर एक से अधिक किरेल केंद्र है तो बोलेंगे किरेल केंद्र तो है ही, अब वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, ऐसा नहीं कहें कि होगा ही, और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस केस में? अगर अणु में किरेल केंद्र की संख्या एक से ज्यादा हो तब हो भी सकता है और नहीं। लेकिन यदि अणु में केवल एक किरेल केंद्र पाया जाए, केवल एक, तो उस केस में आप कह दीजिए डट के
कि ये जो है प्रकाशिक रूप से क्या होगा, सक्रिय होगा। क्लियर है आप, कि वह अणु प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा जिसमें केवल एक किरेल केंद्र पाया जाए। और इसका एक एग्जाम्पल मतलब अपवाद है, जैसे पहले समझे आप लोग, जैसे मान लो यहां तो आ जाएगा ना, हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये है, जैसे CH लगा हो, Cl लगा हो, OH लगा हो, CH3 लगा हो, और इधर लिख दे रहा हूं, ये इधर आएगा ना थोड़ा दिख, जैसे ये कार्बन है, एक तरफ OH लगा हो, एक तरफ Cl लगा हो, एक तरफ H लगा हो, एक तरफ C2H5 लगा हो, C2H5 ऐसा लगा हो, C लगा हो, एक तरफ CH3 लगा हो ना, एक तरफ ऐसा ग्रुप लगा हो, एक तरफ C2H5 लगा हो, एक तरफ Cl लगा हो। तो ध्यान दिया, इस अणु में एक किरेल केंद्र है, और अगर वो किरेल केंद्र में कार्बन हो, अगर वो किरेल केंद्र क्या है, आप इस शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा कि किरेल केंद्र किसे कहेंगे। किरेल केंद्र उस परमाणु को कहा जा सकता है जिसमें sp3 संकरण पाया जाए और उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हों। बस यही समझना। हाँ, अगर वो परमाणु किरेल केंद्र में होने वाला परमाणु अगर कार्बन हो तो उसे आप क्या कहिए, ये किरेल कार्बन है या काइरल कार्बन है। तो आप यहाँ किरेल केंद्र कहो या किरेल कार्बन कह दो, है एक, दूसरा नहीं, केवल एक है। यहां भी केवल एक है और यहां भी क्या है, केवल एक। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप सोचे कि ये कार्बन हो जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास एक सिग्मा, एक पाई, एक H, एक H, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। पाई से मतलब मत रखिए, H का मतलब भी सिग्मा हो, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और H भी सिंगल ही बनाता है, डबल कभी नहीं बना पाएगा। तो तीन सिग्मा बॉन्ड, sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2। तो यह नहीं होगा। पहला कंडीशन sp3 होना चाहिए ना, और फिर दूसरा कंडीशन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हों। तो आप बोलेंगे यहां भी क्या है, एक किरेल केंद्र है, केवल एक है। तो अगर केवल एक किरेल केंद्र पाया जाए तो आप इसे का क्या कह देंगे कि ये तीनों आपस में क्या है, प्रकाशिक। ये लाइन आ रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, प्रकाशिक सक्रिय। क्या है, प्रकाशिक। अब यार किरेल कार्बन ना कहो, किरेल केंद्र ही कहो। अच्छा ये देखो, क्या मैं बोलूं, N के पास ये थर्ड डिग्री एमीन है। मैंने तरीका आपको बताया था पहचानने का कि अगर भाई 2H रहे तो फर्स्ट डिग्री बोलिए, एक H रहे सेकेंड डिग्री बोलिए, एक भी H ना रहे। एमीनों की डिग्री पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 2H रहे तो फर्स्ट डिग्री एमीन, एक H रहे सेकेंड डिग्री एमीन, एक भी H ना रहे कौन सी, थर्ड डिग्री एमीन। ठीक है, यहां देखिए जो R1, R2, R3 लिखे गए वो आपस में समान ना हो। पहला तो कंडीशन मान लीजिए ये तीनों आपस में डिफरेंट है। और अब देखो इस प्रकार से आप लोन पेयर को भी एक समूह मानते हैं। मैंने इसके पहले जब ने सीन एंटी आपने पता किया था, आपको याद होगा सीन एंटी कैसे पता किया था अपना, उसको भी जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको भी माइंड में थोड़ा चलनी चाहिए वो सब बात। सीन एंटी कैसे पता करते हैं कि C डबल बॉन्ड N होता है, एक CH3 लगा दिया जाए, एक H लगा दिया जाए, एक यहाँ लोन पेयर होता है और एक OH होता है। ये मतलब सीन एंटी पता किया जाता है ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होते हैं, जो जिसमें C डबल बॉन्ड N OH पाया जाता है, और वो ऑक्साइम एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बना सकता है। अब कैसे पता करेंगे कि वो ऑक्साइम एल्डिहाइड का है या कीटोन का? तो अगर ऑक्साइम में जो कार्बन है उसके पास एक भी H आ जाए
एक भी H आ जाए तो समझिए कि वो एल्डोऑक्साइन, एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइन। अब आपको पता है कि एल्डोऑक्साइन कैसे बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्साइन कैसे बनता है, कि जब आप एल्डिहाइड की क्रिया NH2OH से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन नाम NH2OH से कराते हैं, तो आपको एल्डोऑक्साइन मिलता है। और अगर कीटोन से कराते हैं तो क्या मिलता है, कीटोऑक्साइन। ठीक है, लेकिन एल्डोऑक्साइन या कीटोऑक्साइन में ये इतना कॉमन होता है, इतना कॉमन है। इसके बाद यही से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से बना है। अगर ये एल्डिहाइड से बना होगा तो कहीं ना कहीं उसके पास H दिखाई देगा, इस कार्बन के पास, ऑक्साइन के कार्बन के पास क्या दिखाई देगा, H। अगर वो एल्डिहाइड से बना है, कीटोन से बना हुआ तो दोनों तरफ क्या दिखाई देंगे, कार्बन। हाँ, ये होना चाहिए कि अगर आप ये भी मत कहिएगा कि हम ऑक्साइन होते हैं वो सारे के सारे ऑक्साइन जो है ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं, सारे के सारे ऑक्साइन जो है ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। कंडीशन जानते क्या है, कि इस कार्बन के पास जो दोनों ग्रुप होंगे वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। ज्यामितीय समव्यवस्था का पहला कंडीशन है, अथवा ये चीजें आप रिवाइज करते रहिए। इसके कार्बन के पास जो ये है, इसके पास दोनों समूह आपस में समान नहीं होने चाहिए। अगर आपने यहाँ CH3 रखा है, यहाँ CH3 रखा है, तो कीटोन से बनने वाला ऑक्साइन है, वो ऑक्साइन है, लेकिन वो ऑक्साइन ज्यामितीय समव्यवस्था को नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ ये चाहे आ जाए तो भी बता दें कि ये एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइन, किससे बनने वाला ऑक्साइन है, एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइन है। वो भी ऑक्साइन, लेकिन वो भी ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। फिर आप यहाँ सीन एंटी देखते हैं कि OH और H अगर समान दिशा में सीन बोलते हैं, विपरीत दिशा में तो क्या बोलते हैं, एंटी। थोड़ा सा ये सब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये आपस में क्या है, प्रकाशिक सक्रिय क्लियर है। आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये भी आप, ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ये भी, मतलब तीनों आपस में डिफरेंट है, समान नहीं है। लोन पेयर भी तो समान नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि N के पास चारों ग्रुप आपस में समान नहीं है, कह सकते हैं कि नहीं भाई। लोन पेयर को भी एक समूह मान लिया जाता है, तो ये आपस में समान नहीं है। अर्थात जहां कहीं भी N आया हो, आप सामान्य केस में मैं ये देखता हूं कि जो बच्चे होते हैं, जब कीरेल केंद्र की बात आती है तो वे केवल कार्बन को ही देखते रहते हैं, कार्बन को ही, जहां जहां कार्बन दिखे उसी में देखते हैं। लेकिन अगर N आ जाए, N वगैरह आ जाए, ऑक्सीजन भी है, वहां भी देख लिया करो कि ऑक्सीजन की जो डिफरेंट वैलेंसीज दिखिए, हाँ वो भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है, लेकिन सामान्य केस में कार्बन ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, उसमें कार्बन ही ज्यादा दिखेगा। लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन देता है और उसकी सब, एक तो लोन पेयर हो गया डिफरेंट वैलेंसी, बाकी 3 वैलेंसी और डिफरेंट कर देगा। ठीक है, तो वो भी एक कीरेल केंद्र है, हालांकि कार्बन नहीं है, कीरेल कार्बन नहीं है लेकिन कीरेल केंद्र है। तो जब कभी ध्यान दे, प्रश्न में अभी आपको दूंगा, प्रश्न में दूंगा कि उसमें कीरेल केंद्र की संख्या छांटनी है। यदि आपको प्रश्न दिया जाए और बोला जाए कि वहां आपको कीरेल केंद्र की संख्या छांटनी है, तो आप सबको देखिए, कार्बन को भी देखिए और अलग परमाणुओं को भी देखो कि वो, उनकी वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से कवर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर केवल कीरेल कार्बन की बात करें तो आपको केवल कार्बन ही देखना है। तो ये भी एक प्रकार का कीरेल केंद्र है। जो यहाँ नाइट्रोजन है वो क्या दिखा रहा है, कीरेल केंद्र को। लेकिन आप रट लें, बस यही एक अपवाद है कि जो 3rd डिग्री एमीन होते हैं उनमें कीरेल केंद्र होता है, एक कीरेल केंद्र होता है, फिर भी वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होते। या अपने मन से ये फंडा रट लें आप कि 4 बॉन्ड दिखना चाहिए। ये तो लोन पेयर दिख गया ना, हमको बॉन्ड दिखना चाहिए, 4 बॉन्ड अलग अलग। अगर 4 बॉन्ड अलग अलग रहें और सभी बॉन्ड अलग अलग समूहों से पूर्ण हो, ठीक है, तो
तो और वहां एक कायरल पाया जाए, एक कायरल केंद्र ही पाया जाए, तो आप बोल दीजिए वो क्या है कि वहां जो है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। अगर एक किरेल केंद्र की बात आती है कि वो भाई एक किरेल केंद्र है तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कब, अपने मन से ये ठीक रटो कि 4 बॉन्ड होने चाहिए और चारों बॉन्ड अलग अलग समूहों से पूरे होने चाहिए। हाँ, ध्यान दें, आप इसमें ये बता सकते हैं कि प्रकाश को घुमाएगा, मगर ये कभी नहीं बता सकते आप कि लेफ्ट में घुमाएगा कि, ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप केवल इतना जान सकते हैं कि यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा या नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि यौगिक देखकर कि ये यौगिक लेफ्ट में घुमाएगा, ये यौगिक राइट में घुमाएगा, ऐसा देखकर नहीं बता सकते। देखकर केवल क्या बताएंगे कि ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, अगर ये देखना हो कि घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट करें, किधर घुमा रहा है, मतलब घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, ये तो देख के बता सकते कि घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। ये आप देख कर रूल्स पढ़ के बता सकते कि रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको देख के बताने का, लेकिन मैं आपको ये रूल नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आप देख के बताएं कि ये लेफ्ट में घुमाएगा और ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको लिखे आप। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहां पूछा है कि निम्न यौगिकों में कुल किरेल केंद्र कितने हैं, उनकी संख्या छाटनी। कि कुल किरेल केंद्र कितने कितने हैं, उनकी संख्या छाटनी है। तो पहले आप देखो, जैसे देखो ये कार्बन किरेल नहीं होगा, पहले जान लीजिए, क्योंकि H3 होना चाहिए, H3 होगा नहीं होगा, ये CH2 होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ग्रुप समान हो जाएंगे ना, ये भी नहीं होगा। अच्छा देखो ये हो सकता है नहीं, डबल बॉन्ड वगैरह है, फिर समझ लो फिर भी नहीं होने वाला। क्यों? डबल बॉन्ड आने पर वो sp2 हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड आने पर sp हो जाता है, संकरण जो है sp हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के पास, बता रहा हूँ कार्बन वाला, तो sp3 होगा, कार्बन रहेगा तो sp3 के रहेगा सभी सिंगल बॉन्ड होने पर। अच्छा देखिए आप, ये है, ये भी नहीं होगा। क्यों? समझ पा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा ये कार्बन भी नहीं होगा, ये कार्बन भी नहीं होगा, तो बचा केवल ये। अगर यही में समझे आप लोग, अगर यही ग्रुप में यहां लगा देता, अगर यही समझो यहां लगा देते तो इस केस में देखो ये कार्बन जो है ना, इसके पास ये मेथिल है, ये मेथिल है, और एक H है, एक मेथिल है, एक H है, और क्या था लाइट होता, स्टॉप पे देखिए ध्यान से, तो आप इसको ध्यान दें, आप इस केस में इसको मानते कायरल, एक कार्बन है, ये पूरा ग्रुप अलग है, H अलग है, मेथिल अलग है, तो ये जो कार्बन होगा कायरल होगा, कायरल होगा, ये कार्बन नहीं होगा। हाँ ये जो N, ध्यान दिया, ये जो N नहीं है, N के पास एक ऐसे लगा है, एक मेथिल लगा है, और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, और एक लोन पेयर है, तो 4 अलग अलग समूह हुए कि नहीं? ध्यान से समझे आप कि एक H है, एक CH3 है, एक ये पूरा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप लगा है, एक लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या है? कायरल है। तो कुल कायरल केंद्र कितने हैं? 2। टोटल कायरल सेंटर लिखेंगे आप, टोटल कायरल सेंटर। अगर कायरल कार्बन पूछे तो एक, केवल कायरल कार्बन पूछा जाए तो कार्बन को देखना, इसको मत देखना, लेकिन सेंटर पूछे तो कार्बन के अलावा अन्य परमाणुओं को भी शामिल करें, अगर वो कायरल हो तो। कायरल नहीं, अगर उनमें चारों समूह अलग अलग हो। यहां बोलेंगे कायरल कार्बन कितना है,
कायरल कार्बन एक है। अच्छा मैं यहां देखें आप, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक एच लगा हुआ है। क्यों? 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए एच तो लगाएंगे आप, तो एक एच हुआ, एक ओ एच हुआ। चलिए ये दोनों अलग है। इसके बाद यह इधर आएंगे, तो इसको पहला मान लो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरे पर ज्वाइनिंग, यहाँ तीसरे पर मेथिल है, तो अलग अलग हुए ना, है कि नहीं? तो आप इसको मानेंगे कायरल। ऐसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, एक एच है, एक मेथिल है, दूसरे पर ज्वाइनिंग है, इधर दूसरे पर कुछ नहीं है, ऐसा मान लो ना, तो ये भी आपका क्या है? कायरल है। मैं अगर इस कार्बन को देखें आप, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, इसके पास एक ऐसे लगा होगा, 3 बॉन्ड ही पूरे हैं, 3 बॉन्ड ही पूरे हैं ना। इधर से जाओ दूसरे पर मेथिल मिलेगा, इधर से जाओ दूसरे पर क्लोरो, इधर से दूसरे पर कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, इधर जाएंगे तो ग्रुप अलग, इधर जाएंगे तो ग्रुप अलग, नीचे आएंगे तो ग्रुप अलग, और एच भी अलग, है कि नहीं कायरल कार्बन? हाँ ध्यान से, बहुत ध्यान से भाई। इस कार्बन को देखें आप, दूसरे पर मेथिल मिलेगा, एक एच भी है, इधर से तीसरे पर OH मिल रहा है, इधर से, मतलब ध्यान दें, ये ग्रुप अलग मिलेगा, एक कार्बन CH2 मान ले आप चाहो तो, इधर से जाएंगे कुछ अलग, इधर से ये अलग, इधर से ये अलग, है कि नहीं? तो सभी ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो मान लेंगे ये भी क्या है? आपका कायरल है। इसको कायरल क्यों कहा गया? क्योंकि इधर से जाओ, अगर आप पूरा घूम लो चाहो तो, जैसे इधर से पूरा ऐसा घूम लो, तो इधर से दूसरा तीसरे पर मेथिल आया, और बाकी ये OH तो बहुत दूर है, और इधर से आओ दूसरा और तीसरे पर OH, कार्बन के साथ में OH आ गया, अलग मान लो, और इधर जाओ तो भी अलग, चाहो तो अलग ही मान लो, इधर आएंगे तो भी अलग, चारों ग्रुप्स अलग हैं, तो आप इसको मान लेंगे कायरल है। एच भी अलग है, ये भी अलग है, 3 ही स्थान पे देखो, एच भी अलग है, इधर भी अलग है, उधर भी अलग है, उधर भी क्या है? अलग, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, सब अलग मिल रहे हैं, कायरल मान लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये कार्बन देखें, तो इस कार्बन के पास एक एच है, इधर से दूसरे पर मेथिल है, इधर से दूसरे पर CH2 मिल रहा है, इधर से भी दूसरे पर क्या मिल रहा है? हो सकता है कायरल? नहीं माने आप, नहीं, देखता हूं, ध्यान दें आप, थोड़ा और आगे बढ़ो। देखो ये H2 क्यों लगाएंगे आप? H2 नहीं लगाना है, 3 बॉन्ड पूरा है ना, ध्यान दो आप, यहां देखिए आप, 3 बॉन्ड पूरा है इसका। ये कार्बन जो है, ये कार्बन देखिए आप, इधर आओगे, इसे अगर आप इधर जाते दूसरे पे क्लोरीन मिलेगा, इधर जाओ डबल बॉन्ड मिलेगा, ये दोनों अलग है, नीचे आए ये CH मिल रहा है, एक एच है, अलग है कि नहीं अलग? तो आप इसको मान लीजिए कायरल। इसके बाद इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की बात करें, क्या होगा? एक एच है, दूसरे पर मेथिल है, उधर भी, इसका आपस में मिलाओ कि इसके पास जो चारों ग्रुप होंगे वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ये कार्बन है, इधर आपका CH मिल जाएगा, और डबल बॉन्ड दूरी पर है, इधर CH2 मिला है कि नहीं अलग? ये दोनों अलग अलग है, ये भी अलग है, एच भी अलग है कि नहीं? हाँ, थोड़ा ये यहाँ भी है आपका कायरल केंद्र, ये किसको नहीं मानना है? 2 एच समान हो गए, काय मानेंगे? डबल बॉन्ड अगर नहीं मानना है, इसको देखो, इसको भी नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसी पे डबल बॉन्ड है, नहीं मानेंगे आप। इधर कार्बन पे आओ, एक तरफ मेथिल, 2 कार्बन एथिल है, ये एथिल है, ये मेथिल है, एक एच भी होगा, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड है? 3 ही बॉन्ड है कार्बन के पास, कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है ना। क्या हुआ? बढ़ाइए ब्राइटनेस, देखिए स्टॉप कर दो, हो गया ना? ध्यान दे, चालू कर देना है।
ध्यान दें आप, ये जो कार्बन है ये भी कायरल होगा, क्यों? ये भी अलग, ये भी अलग, इधर भी अलग, ये से अलग, ये भी कायरल है। इसके बाद ये कार्बन देखें आप, ये कार्बन CH2 है, इधर CH है, इतना बड़ा ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, इधर CH मिलेगा, CH नहीं मिलेगा, ये CH नहीं होगा, C रहेगा, क्यों? H नहीं लगा सकते, चारों बॉन्ड पूरा है देखो, मतलब फिर भी इससे तो अलग है, ये भी अलग है, और एक H भी है, सभी क्या है आपस में अलग है। ये भी आपका क्या है, कायरल, और इसके अलावा नाइट्रोजन भी क्या है, कायरल, एक ये है, एक ये है, एक ये, सब पूरा ग्रुप मान लो, ये पूरा ग्रुप मान लो, ये बॉन्डवा इसका पूरा मान लो, और लोन पेयर है, ये भी क्या है आपका, कायरल। तो टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, 4, 4, 8, 1, 9, टोटल कायरल सेंटर कितना बहुत है। अभी आप छाट लीजिएगा, यहां देखो आप, सबसे पहले आप देखो कुछ चीज रटे रहो कि भाई कायरल केंद्र या कायरल केंद्र अगर किसी अणु में एक है, केवल एक कायरल केंद्र है, इसको आप प्रकाशिक सक्रिय नहीं बोल सकते, क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा। नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि होगा ही, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा। एक से ज्यादा कायरल कार्बन आने पर, या कायरल केंद्र कहो, एक से अधिक कायरल केंद्र आने पर अणु जो है प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, ये जरूरी नहीं है, मगर एक होगा तो सक्रिय होगा। बस एक उसका एक अपवाद है, टर्शियरी एमीन कार्बन हो, बस कायरल कार्बन अगर एक है तो बोल दो ये क्या है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय। कायरल कार्बन एक पाया जा रहा है तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, केंद्र मत कहो, कायरल कार्बन की बात कर दें आप। ये अच्छा पूछा, कीरेल और अकीरेल, मतलब कीरेल और कायरलता, कायरल एंड कायरलिटी क्या है जानते हैं? कीरेल की परिभाषा है, कीरेल उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है, और ध्यान से देखिएगा, उन सभी वस्तुओं को कीरेल कहा जाता है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। अब इसको समझे आप, उन सभी वस्तुओं को कीरेल कहा जाता है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं। जैसे हम अगर, जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण लगाने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, या कोई भी ऐसी वस्तु है दर्पण के सामने उसको रखो जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यही देखो, अगर आप कभी भी प्रतिबिंब के सामने अपने इस हाथ को, दर्पण के सामने इस हाथ को रखेंगे तो ये ऐसा बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो है कैसा बनेगा, ऐसा, दर्पण के सामने रखने के बाद। यही ठीक ये पोर्शन उल्टा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये समझ लें कि दर्पण के सामने, जो समतल दर्पण की बात करूं मैं, जो आप यूज करते हैं, उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता। क्या बनता है सीधा? का मतलब जानते हैं क्या है? जैसे मान लो आप ऐसे खड़े हैं तो प्रतिबिंब बने वहां भी ऐसे ही खड़ा हो, उसका बैक साइड आपके तरफ हो, फ्रंट साइड आपसे क्या हो, दूर। उल्टा प्रतिबिंब बनने का ध्यान दिया, सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब जैसे आप खड़े, आप तो उधर मुंह किए हुए हैं ना, लेकिन दर्पण में तो आपकी तरफ मुंह करता है कि नहीं? वो सीधा नहीं, वो क्या है, उल्टा। सीधा क्या है? जब आप कभी प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े होते हैं वो सीधे होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? जब देखा होगा आप लोग यार, प्रेयर की केस में सभी बच्चे लाइनिंग से खड़े होते हैं ना, वो सीधे खड़े होते हैं कि उनका फ्रंट साइड उधर होता है और बैक साइड आपकी तरफ। अगर वही मुड़ जाए तो जानते कैसे खड़े होंगे? उल्टे। कैसे खड़े होंगे? हाँ, अगर उनका फेस आपकी तरफ आ जाए, वो सीधे नहीं खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? उल्टे खड़े हैं। तो जब आप दर्पण के सामने अपने आप को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है? मतलब आप क्या देखते हैं कि आपका माउथ वगैरह आपकी तरफ होता है और बैक साइड कहाँ होता है? आपसे दूर। वो प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है? मतलब आपका प्रतिबिंब सीधा नहीं, उल्टा है। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। लेकिन मुझे इसकी बात नहीं करनी उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, मुझे इसकी बात करनी है कि जो वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण रखने पर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसी को बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण के सामने जो आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपने आप को देखते हैं,
उसे आप बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। आप पानी में भी देख सकते हैं अपने आप, क्लियर वाटर हो तो आप अपना प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं कि नहीं, नहीं देखते हैं क्या? पानी में देखा होगा आप लोगों ने, तो वो भी आपका प्रतिबिंब है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं। जब दर्पण की सहायता रहेगा तो क्या बोलेंगे आप? दर्पण प्रतिबिंब। आप ये जानिए कि जब किसी वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए ये हाथ लिया आपने, दर्पण के सामने रखा, इसका प्रतिबिंब ये बना, तो आप इसको बोलेंगे ये जो है इसका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। ये वाला जो हैंड है, इस वाले हैंड का क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। तो जब कोई वस्तु, दो वस्तुएं एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब होनी चाहिए, पहली बात कि दर्पण प्रतिबिंब कैसी जानोगे कि जो चीजें यहाँ हैं, जैसे 5 अंगुलियां हैं, यहाँ भी 5 अंगुलियां हैं, एक सबके नेमिंग से जानते हैं आपकी सबके नाम क्या क्या है, वहां भी वही नाम। तो जो चीजें यहाँ हैं अगर वही चीजें यहाँ भी रहे तो बोलेंगे, तभी बोलेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब है। हाँ, बस ये है कि उनका अरेंजमेंट अलग हो, जैसे ये वाला इधर है, ये वाला इधर आ रहा है, अंगूठा देखिए इधर है ना, ये वाला अंगूठा उधर आ रहा है। अब कैसे पता करेंगे पता है? आप पहले समझें कि दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होना। अगर कोई वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है तो ऐसे वस्तु को आप बोलेंगे कि ये वस्तु कीरेल है या काइरेल का। जैसे अगर आप इस हाथ को दोनों को जो कि आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, कब? चलो ध्यान दें आप, वे दो वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो उन्हें बोला जाएगा कीरेल। अब आप पहले इस कीरेल वस्तु का मतलब, कीरेल शब्द का मतलब समझें। जैसे मान लीजिए इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होने का मतलब एक दूसरे को ढक ले, बढ़िया से ढक ले। आप सोचेंगे ढक तो ले रहा है, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये वस्तु, इस जो दायां हाथ, मान लें दाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब बायां हाथ होता है, बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दायां हाथ। दायां और बायां हाथ आपस में क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। अगर हाँ इनको लाया जाए आपस में सामने तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये एक दूसरे को ढक ले रही, ठीक है। ढकने का मतलब ये है ना, देखो ढकने शब्द का मतलब ये, वास्तव में अध्यारोपित शब्द का मतलब, अध्यारोपित को समझने के लिए हम अपनी भाषा में ढकना कहते हैं, जो ढक ले ना ढक ले। अध्यारोपित शब्द का मतलब है कि ये ढका, ये एक दूसरे को ढक रही है ना, तो ढकने के बाद इसका जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मतलब ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ढकने के बाद इसका ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये दिखना चाहिए। नहीं समझे? ये पोर्शन ना दिख के आप पूरी तरीके से ढकना कब मानेंगे? कि जो इसका ये पोर्शन है ढकने के बाद भी वही पोर्शन दिखना चाहिए, उसका उल्टा वाला पोर्शन नहीं दिखना चाहिए। सीधा यही होगा ना, ये तो उल्टा हो गया। एक तरीके समझे आप, ये तो क्या हो गया? उल्टा ना। ढकने का मतलब ये चीज बाहर निकलना चाहिए। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये एक दूसरे को ढक रही है, ठीक है, अध्यारोपित नहीं हो रही है। अध्यारोपित का मतलब क्या है कि जो चीज आपको यहाँ दिख रही है वो चीज इसके बाहर दिखनी चाहिए। एक तो ये है। अब मान लो इस प्लेन में लाए, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों बाहर नहीं निकल जा रही बाहर ना। देखिए ये दोनों अंगूठा दिख रहा है ना उसमें, ये दोनों अंगूठा देखे बाहर निकल गया, नहीं ढका, साफ साफ ढका तो नहीं। बस उसी में प्रॉब्लम आपको होती है कि ये वाला कि ये ढक लिया है, ये होना चाहिए, कीरेल नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान दें आप, कीरेल कब कहेंगे? जब अध्यारोपित ना हो। थोड़ा समझिएगा आप लोग कि जब दो वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कीरेल। अपनी भाषा में कई बच्चे समझते अकीरेल कह देंगे, नहीं ढका तो अकीरेल। नहीं, अगर नहीं ढका तो कीरेल और ढक लिया तब अकीरेल कहा जाता है। ढकेगा तो क्या बोलेंगे? अकीरेल। तो आप रट ले कि ये नहीं, ये ढक नहीं रहा है, ऐसा भी या ऐसा कर लें आप। तो दायां और बायां हाथ ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। और एक और है, इसको तो मिटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये तो क्लियर है आप। कुछ में मेरे जो है
अध्यारोपित न होने वाली मिरर इमेज की बात करना, दर्पण प्रतिबिंब की बात करना। दर्पण प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब जो परस्पर का मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो, अध्यारोपित ना हो। इसका पहला एग्जांपल क्या है? दायां और बायां हाथ, दायां हाथ और, क्लियर है ये वाला? मानव कह दो, मनुष्य का, पता लगा किसी और का मान लिया आप। मनुष्य का दायां व बायां हाथ, उसके अलावा एक आपका होता है ना पी, जानते हैं पी? पी हो, हाँ, अगर ये पी है ना, पी ध्यान दो, इसके सामने दर्पण रखिएगा, देखिएगा ये ऐसा बनेगा, ध्यान से रखिएगा। इधर देखो, अगर आप पी के सामने ये रखेंगे, पी के सामने दर्पण रखेंगे, दर्पण, ये आपका दर्पण है, मिरर, तो पी का जो दर्पण प्रतिबिंब ये वाला पी है। अच्छा, इसको लाओ दूसरे के ऊपर, कैसा बनेगा पता है? ये ऐसा है, एक और निकल जाएगा। समझिए आप कि अगर इसको एक दूसरे के ऊपर लाया जाए, ये लाइन तो हो जाएगा, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे के ऊपर ढक जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ढक पाएगा कि नहीं? नहीं ढकेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो P भी जो है, P का दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो भी आपस में क्या होगा? P का दर्पण प्रतिबिंब भी अध्यारोपित नहीं होता। कैसा लिखें कि P के दर्पण प्रतिबिंब में भी अध्यारोपण का गुण नहीं पाया जाए, ऐसा लिखो आसान भाषा में। P के दर्पण प्रतिबिंब में भी अध्यारोपण का गुण नहीं पाया जाता। अच्छा, एक तो एग्जांपल आपने ले लिया है, और एग्जांपल बहुत सारे एनसीईआरटी में दिए। देखो, जो किरेल शब्द है इसका मतलब ये क्या? हाथ के जैसा। जिस प्रकार हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, उसी प्रकार जो भी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर या अपने दर्पण प्रतिबिंब में, जिस प्रकार दायां हाथ और बायां हाथ अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, दायां हाथ और बायां हाथ जो कि आपस में क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती, उसी प्रकार यदि कोई भी वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होगी तो उसे क्या कह दीजिएगा आप? किरेल या काइरल। और इस गुण को, किसी वस्तु का अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होना, ये एक गुण है। अध्यारोपित होना या न होना ये एक गुण है। तो किसी वस्तु का अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होना, इस गुण को बोलते हैं किरेलता या काइरलता। क्या बोलिए आप? किरेलता भी कह सकते हैं, या अपनी भाषा में बोलो काइरलता। क्लियर है आप? तो काइरलता क्या है? किसी वस्तु का अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होने का गुण क्या कहलाता है? काइरलता। क्लियर है आप? और ये रख लो, ये सबसे मेन पॉइंट है। आपने अभी क्या लिखा था कि यदि किसी वस्तु में किरेल केंद्र पाया जाए तो यह फिक्स नहीं है कि वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एक किरेल केंद्र है, किरेल कार्बन कह दो, तो वह प्रकाशिक रूप से क्या माना जाता है? सक्रिय होता है। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि यदि किसी अणु में एक किरेल केंद्र पाया गया है, टर्शियरी अमीन को छोड़ दो, पाया गया है, तो वह अणु प्रकाशिक सक्रिय रहा है।
लेकिन जो किरेल वस्तु हैं, जितनी भी किरेल वस्तुएं हैं, किरेल वस्तुएं किसे कहेंगे आपको पता है? कि जो आपस में अध्यारोपित ना हो, ऐसा समझो कि जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो उन्हें बोलेंगे किरेल, और किरेल प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। जितनी भी किरेल वस्तुएं हैं वो प्रकाशिक रूप से क्या होती है? सक्रिय। तो आपको अणु में छांटना है कौन किरेल है कौन अकिरेल। और आपको नोट बता रहा हूं, ध्यान से नोट बता रहा हूं कि जिसमें एक किरेल कार्बन कहो, चलो केंद्र छोड़ो कार्बन कह दो, एक किरेल कार्बन पाया गया, वो भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, किरेल वस्तु भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। इसका मतलब ये समझें कि जिनमें एक किरेल कार्बन पाया जाएगा वो किरेल होगा। नहीं समझे? फिर से मेरी बात को सुनो कि जिसमें एक किरेल कार्बन पाया जाएगा वो भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, किरेल वस्तुएं भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय होती हैं। आपने लिखा है कि किरेल वस्तुएं प्रकाशिक रूप से क्या होती हैं? सक्रिय। तो अपनी ऐसा समझें आप लोग कि जिनमें एक किरेल कार्बन पाया जाएगा वह वस्तु किरेल होगी, और अगर किरेल है तो प्रकाशिक सक्रिय होना वो तो होगा ही। समझ पाए आप मेरी बात को? ये रट लो कि अगर यदि कभी पूछता है कि निम्न में से किरेल और अकिरेल वस्तुओं को छांटिए, तो अगर किसी वस्तु में एक किरेल कार्बन पाया गया तो कह दो ये किरेल होगा। क्या होगा? ठीक है कि भाई एक किरेल कार्बन पाया जाएगा, यदि एक किरेल कार्बन पाया जाएगा तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और अगर प्रकाशिक सक्रिय है तो कौन सा अणु होगा? किरेल होगा। क्लियर हो? हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जांपल बता दे रहा हूं। हाँ, यहां थोड़ा लिख दे रहा हूं, इसको नीचे लिख सकते हैं चाहे तो अपना लिख लीजिएगा। अच्छा देखो, जो वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूर्णतया, पूरी तरह से ना, पूर्णतया अध्यारोपित हो जाती हैं, अकिरेल वस्तु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अकिरेल वस्तुएं कहलाती हैं। और ये प्रकाशिक असक्रिय होती। प्रकाशिक क्या होती? क्लियर हो ना? अगर ढक लेगा तो अकिरेल होगा, और अकिरेल है तो इसका मतलब वो क्या है? प्रकाश को घुमाने वाला नहीं। हाँ, आपको ये जो किरेल वस्तु है अध्यारोपित नहीं होता जो दर्पण प्रतिबिंब पर, वो भी केवल इतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो घुमाएगा, ये नहीं बता रहा है कि लेफ्ट में घुमाएगा कि, हाँ, आप किसी भी वस्तु को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो लेफ्ट में घुमाएगा कि राइट। कुछ आप ऐसे रट लो, बस आप यही छाट सकते हैं। आपको कितने भी तरीके बताए जाएंगे, बस इसके ही तरीके बताए जाएंगे कि वह वस्तु प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा कि नहीं होगा। ये कभी नहीं बताया जाएगा कि आप देखकर बता दीजिए कि ये वस्तु लेफ्ट में घुमाएगा, और ये देख के बता दे कि ये वस्तु कहाँ घुमाएगा? राइट में। ऐसा आपको कभी भी सिद्धांत नहीं मिलेगा। लेफ्ट या राइट में घुमाने के लिए सीधा आप एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? पहले जान तो लो घुमाएगा, पहले आप यही जाने ना घुमाएगा कि नहीं। तो जब घुमाएगा तब देख लो जाके कि लेफ्ट में कि राइट में। हाँ, जो मैं बात करूं, जो वस्तुएं अकिरेल होती, अकिरेल का मतलब जो ढके, इतना ट्रिक होना चाहिए। किरेल का मतलब जो ना ढके, और अकिरेल का मतलब जो ढके, ये वर्ड चलने चाहिए। जो आपका ए नहीं है, ए का दर्पण ये भी यही बनेगा, यही ए बनेगा। आप सही बना के देख लीजिए, जो ए है इसका दर्पण भी क्या बनेगा? तो ये आपस में ढक सकता है कि नहीं? तो ए कौन सी वस्तु है? अकिरेल।
कौन सी वस्तु है? समझ तो पा रहे हैं? कितना लिखिए? आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग इतना बढ़िया से पढ़िए, घर पर रिवाइज करें, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा कि अगर एक है, रट लो इतना, कि अगर एक किरेल केंद्र है तो भाई किरेल कार्बन है, तो वो उसको मान लो किरेल वस्तु है। एक किरेल कार्बन है तो वस्तु किरेल होगी, और वस्तु किरेल होगी प्रकाशिक सक्रियता को दिखाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स, ज़्यादा डीप में वहाँ नहीं जाऊंगा, कुछ ऊपरी बातें बता दूंगा, जिससे आप ये जान लें कि अगर एक से ज़्यादा किरेल केंद्र रहें तो क्या वस्तु किरेल हो सकता है कि नहीं। या आप ऐसा कहें, अगले वीडियो में मैं किरेल वस्तु को पहचानने का और भी तरीका बताऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना, हाँ।